Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to read 2018 question paper. Right now, this reading of the question paper will help us to understand that what type of questions are being asked in UPSC, what type of questions are being asked in the examinations. Right. So, this is what we will do. We will try to read as many questions as possible so that we will have some idea that okay, these things we need to take care. Secondly, with this, we'll be able to do reverse engineering. Like with the help of this, we'll be able to identify important questions and accordingly, we can do selective learning. All right. So let's start this. It says, which of the following statements regarding a citizen charter are correct? Okay. So the important thing is here citizen charter. The questions that are being asked that is from citizen charter. ठीक है. चलिए हम बात कर लेते हैं सिटीजन चार्टर के पढ़ लेते हैं इनके ऑप्शंस इट इज़ अ सेट ऑफ कमिटमेंट्स मेड बाय अ मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट regarding the standard of services delivered. Okay. Its objective is to build a bridge between the citizens and the administration. Okay. It is enforceable in a court of law. Okay. This can be dicey. I'm not sure about this. And its thrust is to render public services citizen centric. तो 3 में मुझे थोड़ा सा डाउट है रेस्ट इज फाइन. ठीक है. तो यस आई वुड लाइक टू क्लियर दिस थिंग कि अभी हमें ये जो आंसर्स है वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. द मेन हमारा जो आइडिया बिहाइंड दिस रीडिंग इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं. राइट. सो दैट जब हम अपने बुक्स पढ़ें देन वी विल हैव सम नॉलेज कि हाँ सिटीजन चार्टर से इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था. राइट. इसलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैच्यूटरी बॉडीज. अब ये स्टैच्यूटरी बॉडीज क्या होती है जैसे CAG जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, UPSC, CVC एंड CIC. सो द क्वेश्चन इज कि ये इनमें से स्टैच्यूटरी बॉडीज कौन सी हैं. ठीक है. राइट. तो इनमें से अगर मैं कहूँ आपको तो मुझे लग रहा है कि 2, 3 एंड 4 दीज आर स्टैच्यूटरी बॉडीज एंड रेस्ट 1 जो है वो नहीं है. मुझे जो लग रहा है मतलब 1 जो है इट इज़ नॉट अ स्टैच्यूटरी बॉडी. मुझे ऐसा लगता है. आई एम नॉट श्योर. अगेन आई टेल यू. राइट. बट अभी मुझे जो लगता है जैसे जो भी मेरी अभी हाल की जो एक 1 डे की प्रिपरेशन है उसके बेस पर हम बोल रहे हैं दैट आई एम नॉट श्योर. ठीक है. बट येस हमें इसका आइडिया लग रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन ये पूछते हैं हमसे. राइट. तो स्टैच्यूटरी बॉडीज मुझे लगता है कि शायद CAG नहीं है. UPSC इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी. CVC भी स्टैच्यूटरी है. CIC भी है. 3 और 4 तो मुझे लगता है कि आई एम श्योर अबाउट इट. राइट. 1 वाला नहीं हो सकता. तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 1 वाला मुझे लगता है डाउटफुल है. यानी कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता. ठीक है. जिससे मुझे लगता है कि मैं थोड़ा श्योर हूँ. राइट. और रही बात तो फिर 3 और 4 यस 3 और 4 कैन बी द करेक्ट आंसर. चलिए अभी हम जस्ट अपने और इसमें मुझे थर्ड वाला लग रहा है कि इट इज़ एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. तो 3 मुझे नहीं लगता तो इसका B हो सकता है. ठीक है. ऑल ऑल्सो हम इसको जैसे जैसे पढ़ेंगे वी विल कम बैक टू दीज क्वेश्चन एंड वी विल अंडरस्टैंड कि हम इनको कर भी पा रहे हैं या नहीं है. ठीक है. बट ये हमारी फर्स्ट रीडिंग है तो हम जस्ट इसको रीड कर रहे हैं अभी. ओके. आप भी इसी तरीके से अपने तरीके से देख सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. ठीक है. राइट. नेक्स्ट. Which one of the following is not a constituent of integrated headquarters of Ministry of Defense? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो है नहीं है. आर्मी हेडक्वार्टर मुझे लगता है ओके. आर्मी हेडक्वार्टर जो है वो होना चाहिए. यस. इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. नेवल हेडक्वार्टर भी होना चाहिए. CGDA कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स एंड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर इज नॉट. इनमें से कोई एक है जो नहीं है. तो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. नॉट श्योर. मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन को लेके. बट हाँ अगर हमें कुछ क्लिक करना हो तो क्या होगा. तो हम करेंगे इस पर क्लिक. कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स. मुझे लगता है शायद ये नहीं होगा.
आई एम नॉट श्योर अगेन। ओके, फोर्थ है हमारा चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। देखिए तो हमारे इसमें बोलते हैं चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन है किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। क्या सीजीए होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीएजी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, या फिर सेक्रेटरी। मुझे लगता है शायद सेक्रेटरी इज द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर enterprises are those companies which are under the administrative control of central ministry। अब ये जो CPSE है, are those companies which are under the administrative control of a central ministry or department where the equity held by the central government is I think it's more than 50%। Okay, next है आपका, which one of the following categories of persons are eligible to avail of medical facilities under the CGHS। तो कौन कौन से ऐसे पर्सन है, कैटेगरी ऑफ पर्सन है जो कि एलिजिबल है मेडिकल फैसिलिटीज लेने के लिए सीजीएचएस के अंडर में। तो फर्स्ट है आपका, एम्प्लॉइज ऑफ सीजीएचएस नॉट रिजाइडिंग इन दी सीजीएचएस कवर्ड सिटीज। मुझे लगता है कि अगर सीजीएचएस कवर्ड सिटीज में इफ दे आर नॉट लिविंग देयर, तो दो दे आर वर्किंग, दो दे आर एम्प्लॉइज ऑफ सीजीएचएस, बट ये नहीं हो सकता बिकॉज वहाँ पर फैसिलिटीज होंगी तभी दे विल बी कवर्ड। सेकेंड है आपका, यहाँ पर पूछा गया है कवर्ड, राइट, एलिजिबल कौन कौन है, तो ये एलिजिबल तो नहीं है। फर्स्ट, पेंशनर्स रिटायरिंग विद कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स एंड देयर फैमिलीज। पेंशनर, हाँ उनको तो मिलता है, जो भी पेंशनर है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, यस दे गेट इट। विडोज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स गेटिंग फैमिली पेंशन, इनको भी मिलता है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स स्टेइंग इन एन एरिया नॉट कवर्ड अंडर सीजीएचएस। मुश्किल है यार, ठीक है, तो मुझे लगता है 2 and 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैजुअल लीव। अभी ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें कैजुअल लीव के बारे में है, ये जो हमारा है ये सीजीएचएस के बारे में है। वी आर जस्ट रीडिंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है, हमें जो भी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी राइट लगता है, रॉन्ग लगता है, दैट्स, अभी हमें इस पर फोकस नहीं करना है वेदर वी आर टेकिंग राइट क्वेश्चंस और रॉन्ग क्वेश्चंस, दैट्स नॉट आवर क्वेश्चन राइट नाउ। हमें सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन करता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैजुअल लीव। अब कैजुअल लीव इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव। I think it's right. It's not a recognized form of leave. It's not subject to any rule. मुझे लगता है शायद ये भी ठीक है। टेक्निकली अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन कैजुअल लीव इज ट्रीटेड एज एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी। मुझे ये डाउटफुल लग रहा है, एब्सेंट तो नहीं हो सकते आप उस पर, टेक्निकली हो भी सकता है यार। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कैजुअल लीव विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड टू अवेल हिमसेल्फ इज ऑफ 8 days इन कैलेंडर ईयर। फोर्थ इज राइट। तो फोर्थ के बारे में मैं श्योर हूँ, तो यानी कि ये और ये में से कोई आंसर है। कैजुअल लीव इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव, ऐसा है क्या? जो कैजुअल लीव है ये दीज आर नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव, और इट्स नॉट सब्जेक्ट टू एनी रूल। इट्स नॉट, मुझे लगता है फर्स्ट तो है, तो अगर फर्स्ट है तो फिर सेकंड भी होगा और ये फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 3 वाला जो बोल एज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, एब्सेंट ट्रीटेड एज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, आई एम नॉट श्योर कि इसको हम एब्सेंट ट्रीट भी करेंगे या नहीं करेंगे। एब्सेंट तो नहीं करेंगे यार, है ना, एब्सेंट तो नहीं करेंगे, तो 1 to 4 इज द आंसर आई थिंक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज्ड एज अ कम बैक केस। तो कम बैक केस कौन सा होगा? केस रिसीव्ड फॉर री एग्जामिनेशन। आपके पास कोई केस री एग्जामिनेशन के लिए आता है तो क्या कम बैक केस होगा? केस रिसीव्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट बनाने के लिए आता है, नहीं, तो केस रिसीव्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट बनाइए आप, तो ये कोई कम बैक केस थोड़ा ना, ये तो फर्स्ट में हम ड्राफ्ट बनाते ही हैं। केस रिसीव्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ समरी ऑफ द केस, हाँ तो ये भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। Then case received for processing in line with written instructions of senior officers. Received for processing in line with written instructions of senior officers. हाँ तो this can be okay, ये हो सकता है और ये हो सकता है, 1 और 4 हो सकता है, ओके। तो अगर 1 और 4 है तो इसमें 3 तो 100% ही होगा। 2 केस रिसीव्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट, या केस रिसीव्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ समरी ऑफ द केस। अच्छा, केस रिसीव हो रहा है आपके पास फॉर प्रिपेयरिंग अ समरी बनाइए। ऑफिसर आपके बोलते हैं कि इसको री एग्जामिन कीजिए, तो पहला तो पक्का होगा। तो अगर पहला पक्का है तो 2 और 3 यानी कि ये ऊपर वाले 2 तो कट गए, ठीक है। पहला क्योंकि री एग्जामिनेशन के लिए आया तो कम बैक केस तो हो गया ऑटोमेटिकली। दूसरा आपके पास बोलता है केस रिसीव्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट, टू डाउटफुल लग रहा है। प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट के लिए अगर कोई केस रिसीव आपके पास होता है, इसका ड्राफ्ट नहीं, दैट्स नॉट अ केस ऑफ कम बैक केस। मुझे लगता है शायद 1, 3 and 4 आंसर होगा। Okay, a note of a temporary value or ephemeral importance recorded outside the file to facilitate consideration of the case by higher officers is known as। देखिए कोई भी एक नोट जो है, जब कोई टेम्पररी वैल्यू का एफिमेरल इंपॉर्टेंस का होता है, जैसे हमने देखा उसमें पढ़ा था हमने
फंक्शनल नोट में जब हम पढ़ते हैं, जिसमें हम इफेमेरल नोटिंग की बात करते हैं, फिर कुछ सेकंड वाला जो होता है जिसमें हम पॉलिसी वगैरह या इंपॉर्टेंट कुछ या फिर पॉलिसी वगैरह के, तो 4 टाइप के कुछ नोट्स हमने पढ़े थे इसके बारे में, ठीक है। इफेमेरल जो सबसे, जिसके अंदर हमें कोई नोटिंग प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड वाला जो केस होता है जिसके अंदर हमें 3-4 लाइन्स में ही नोटिंग बना के क्लियर करना होता है, जो जिसको हम शायद बोलते हैं, जिसके अंदर जो नोटिंग होती है वो पहले से फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसे लीव की कोई एप्लीकेशन है जो आपके पास रेगुलर केसेस आ रहे हैं डेली बेसिस पे, अगर ऐसा कुछ केसेस होता है तो वो सेकंड वाले केस में लाइक करता है। थर्ड में आपका होता है कोई भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़, ठीक है ना, जिसके ऊपर कोर्ट केसेस वगैरह जिस तरीके से हो गया तो वो हो गया। फोर्थ आ गया आपका पॉलिसी मैटर या कोर्ट केसेस, है ना, इस तरीके से। तो ये 4 टाइप के जो है नोटिंग होती है। तो बोलता है अ नोट ऑफ अ टेम्पररी वैल्यू और इफिमेरल इंपॉर्टेंस रिकॉर्डेड आउटसाइड द फाइल टू फैसिलिटेट कंसिडरेशन ऑफ द केस बाय हायर ऑफिसर। इसको क्या बोलेंगे आप? आई थिंक दैट्स नॉट रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स। रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स होता है जिसके अंदर आप जो है उस केसेस के बारे में फैक्ट्स बना के कोरस्पॉन्डेंस साइड में लगाते जाते हैं, तो इट इज़ नॉट अ रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स। सेक्शनल नोट होता है जो कि आपके सेक्शन में पुट किया जाता है, ठीक है। सेक्शनल नोट मतलब जिसको आप सेक्शन वाइज पुट अप करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कोई भी एक पीयूसी आई जिसके अंदर आपके पास जो है 20 क्वेरी पूछी गई है एंड जो है सारी की सारी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेक्शनल नोट में हम क्या करते हैं, वो जो मेन नोट आया होता है ना उसको हम एक अलग फोल्डर से लगा के अलग से फाइल में रखते हैं, और और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेट्स से आप अभी नोट में बात करना चाह रहे हैं फर्स्ट और थर्ड पॉइंट की जो कि आपस में रिलेटेड है, तो आपने पहले उसको पुटअप कर दिया, लेकिन जो उसका मेन है वो नीचे लगा रहेगा, तो इसको बोलते हैं सेक्शनल नोट। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि रूटीन नोट, नो ये रूटीन नोट नहीं है, इट इज़ अ डिस्कस नोट। डिस्कस नोट होता है जो कि आप ऑफिसर से डिस्कस करके फिर आप उसको पुटअप करते हैं, ठीक है। So, which one of the following serves as a repository of technical information and also advises the department on various aspects of matters dealt by them? देखिए, अब इनमें से कौन सा जो है सर्व करता है एज ए रिपोजिटरी, मतलब टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो आप जमा करके रखते हैं, एंड ऑल्सो एडवाइजेज द डिपार्टमेंट, और इसके अलावा डिपार्टमेंट को भी एडवाइस करता है ऑन वेरियस आस्पेक्ट्स, अलग अलग आस्पेक्ट्स और जो है मैटर जो उनसे डील किया जाता है। तो दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, अटैच्ड ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस एंड ऑटोनोमस बॉडीज। देखिए, अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी बॉडीज की या फिर अटैच्ड ऑफिस की, मेनली जो अटैच्ड ऑफिस है उनका ये काम होता है, दिस इज व्हाट आई फील, राइट। सबऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं, वो छोटे ऑफिस होते हैं, वो अपना काम अलग से करते हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो तो अपने आप में ही फंक्शन, जैसे मान लीजिए स्टैट्यूटरी बॉडीज हो गई आपका सीवीसी, सीआईसी, उनका अपना एक अलग फंक्शन है, वो एक तरीके से टेक्निकली रिपोजिटरी तो नहीं करेगा, रिपोजिटरी की तरह वर्क नहीं करेगा। मुझे लगता है अटैच्ड ऑफिस इज द राइट आंसर। ऑलराइट, 11th है आपका टू फैसिलिटेट क्विकर डिसीजन मेकिंग चैनल्स ऑफ सबमिशन शुड नॉट बी मोर देन 4, 4 से ज़्यादा जो है डिसीजन मेकिंग चैनल्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 12। What type of functional approach to noting is recommended while dealing with the repetitive case for release of grant in aid under centrally sponsored schemes to state government? तो कहता है किस तरीके की फंक्शनल अप्रोच ऑफ नोटिंग, हमने बताया था फंक्शनल अप्रोच नोटिंग की इफेमेरल होती है, देन वी हैव जिसमें 3-4 नोट लाइंस का नोट बना के जो आपके रेगुलर बेसिस पर जो आपके पास नोट्स आते हैं वो होता है, ठीक है, और रूटीन मैटर्स जो जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड होता है आपका इसके अंदर डिटेल्ड नोट बनता है, ठीक है, और उसके अंदर आप जो है पूरा पूरा उसके फैक्ट्स के बारे में लिखते हैं, कोई प्रेसिडेंस होता है वो लिखता है, रूल्स रेगुलेशंस लिखते हैं सब, ठीक है, उसमें डॉकेटिंग करते हैं, उसमें रेफरेंसिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये एक ये होता है। और फोर्थ होता है जिसके अंदर हम पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, कोर्ट केसेस वगैरह, तो वो होता है। ये 4 टाइप की हमारी फंक्शनल अप्रोच होती है नोटिंग की, ठीक है। तो इस रिकमेंडेड आप किस टाइप की फंक्शनल अप्रोच जो है रिकमेंड करेंगे वाइल डीलिंग विद रिपीटेटिव केस? देखिए यहाँ पर क्या आ गया, रिपीटेटिव केस। अगर रिपीटेटिव केस में हमने क्या पता है, फॉर रिलीज ऑफ ग्रांट इन एड अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स टू स्टेट गवर्नमेंट, जब किसी स्टेट गवर्नमेंट को आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू जो है कोई ग्रांट दे रहे हैं, तो रिपीटेटिव केस है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो ये आपको एमओपी में मिल जाएगा, इट्स देयर, ओके। तो शॉर्ट नोट कंटेनिंग अ पैराग्राफ ऑफ 3 to 4 सेंटेंसेस, यस दिस इज व्हाट वी डू। रिपीटेटिव केस में ऐसा ही होता है वैसे तो। रिपीटेटिव केस में नो 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 नो, हम क्या करते हैं, एक देखिए एक सेकंड रुकिएगा। शॉर्ट नोट कंटेनिंग अ पैराग्राफ ऑफ 3 to 4 सेंटेंसेस, डेवलप अ यूज स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट, यस इसमें हम स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज द आंसर, क्योंकि जो शॉर्ट नोट होता है वो रिपीटेटिव केसेस में यूज नहीं होता,
वो वैसे वाले केसेस में होता है, जैसे बड़ी छोटे-छोटे से कोई केसेस आ जाते हैं, जैसे आपको सिर्फ़ कोई लेटर कोई ट्रांसफ़र करना है, उनमें तो लेकिन कुछ बनता ही नहीं है। बट ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट जो मुझे लग रहा है कि अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा होता तो शायद मैं डेवलप एंड यूज़ स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट ही इसको मार्क करता। बाकी हमें जैसे-जैसे हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, हम इसके बारे में जान लेंगे। देखो, स्ट्रक्चर्ड और डिटेल नोट तो बनेगा नहीं, और नोट का वेरियस एज़ पर इम्प्लीमेंटेशन ये तो हम बनेंगे नहीं, क्योंकि रिपिटेटिव नेचर है, ठीक है? शॉर्ट नोट भी नहीं बनेगा। शॉर्ट नोट भी नहीं बनेगा, आई एम श्योर अबाउट इट। डेवलप प्रोसेस जो है स्टैंडर्ड हम प्रोसेस शीट, इसके लिए हम जो एसओ है वो उसको बनाएंगे, और उसके अंदर क्या होगा, क्योंकि यही जो केसेस है रिपीटेटिव नेचर के, जब भी रिपीटेटिव केसेस जो होते हैं उन केसेस के लिए हम हमेशा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट यूज करते हैं, ठीक है? तो ये आई एम श्योर इट्स बी ओके। द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय अ डिपार्टमेंट व्हाइल कोरस्पॉन्डिंग विद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी से कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो आप क्या करेंगे, ओएम के थ्रू करेंगे, राइट? देखिए, ऑर्डर बनेगा नहीं, ऑर्डर आपका अंदर बनता है। लेटर हम किसी फर्म वगैरह को देते हैं। इंटर डिपार्टमेंट नोट होता है जब हम किसी को मतलब अपनी ही किसी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तब होता है आईडी नोट। और आईडी नोट जैसे आप इंटरनल डिपार्टमेंट के अंदर चलाते हैं, ठीक है, तो इसमें ओएम बनेगा। फाइनल ऑर्डर्स मेड इन डिसिप्लिनरी केसेस आर कन्वेड थ्रू। अब जो फाइनल ऑर्डर्स हैं, ठीक है, डिसिप्लिन केसेस के, वो किसके थ्रू किए जाते हैं? आई थिंक ऑफिस ऑर्डर होना चाहिए वो। आई एम नॉट श्योर, वैसे मुझे पता नहीं है इसका। लेकिन जब डिसिप्लिनरी केसेस के जो केसेस है, अगर देखा जाए तो डिसिप्लिनरी केसेस हम अपने किसी न किसी अपने ऑफिसर को, या फिर किसी जो भी पर्सन होता है या ऑफिशियल होता है, उसको कन्वे करते हैं, ठीक है? तो ऑफिस ऑर्डर होता है बेसिकली ऑफिस के अंदर सर्कुलेट करने के लिए। अगर मैंने वैसे आज तक किसी का सस्पेंशन ऑर्डर ऑफिस ऑर्डर की फॉर्म में तो नहीं देखा यार, आई बिलीव। तब हम डाउटफुल है यार ये तो। देखो, मेरे हिसाब से ऑफिस मेमोरेंडम तो जाएगा नहीं, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है? ऑफिस ऑर्डर अंदर इंटरनल बात चलाने के लिए होता, तो शायद ये भी नहीं जाएगा। ऑर्डर हो सकता है, लेटर भी नहीं जाएगा। ओके, तो अगर मैं होता तो मैं इस पे ऑर्डर पे क्लिक करता, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ द एमओपी, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसेस, द टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज इन विच फाइल्स में बी रिकॉर्डेड आर। फाइल्स 3 में कर सकते हैं यार हम। ओके, ए बी सी 3 फाइल्स होती हैं जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर ई फाइल्स अगर अभी ऐड हो गया तो आई एम नॉट श्योर, बट जब मैंने पढ़ा था तो 3 कैटेगरीज थी। आई थिंक इट्स 3। ओके, सिलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप आर सम ऑफ द स्टेजेस ऑफ। देखिए, पहले सिलेक्ट कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, एग्जामिन कीजिए, डेवलप कीजिए, आर सम ऑफ द स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, मेथड स्टडी, वर्क मेजरमेंट इन गवर्नमेंट। ओके, ये तो बड़ा वियर्ड सा है, मतलब नहीं पढ़ा हमने अभी तक यार। सिलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप, नहीं पता यार क्या है। ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस करते हैं, आर सम ऑफ द स्टेजेस ऑफ। जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप एनालिसिस करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे उसमें से कुछ, कितने बंदों को सिलेक्ट किया, फिर उसका रिकॉर्ड देखा, एग्जामिन किया, फिर डेवलप किया। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस तो नहीं होगा। मेथड ऑफ स्टडी हो सकता है। वर्क मेजरमेंट भी हम नहीं करेंगे, मेथड स्टडी हो सकता है। चलो वेट, क्लिक ऑन, तुक्का मारते हैं यार, आई एम नॉट श्योर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टैंडर्ड गार्ड फाइल। ठीक है, तो ये क्या है, कंसिडर द स्टैंडर्ड, स्टैंडिंग जो है गार्ड फाइल होती है हमारे पास सेक्शंस में सबके पास, तो उसके बारे में बात करें। क्या होता है, इट गिव्स अ बैकग्राउंड ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ द ऑन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। नहीं, गार्ड फाइल में तो सब कुछ ही होता है यार, पॉलिसी और प्रोसीजर ऑन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सब कुछ होता ही नहीं, गार्ड फाइल होता है सबके सब उसके अंदर डाल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये नहीं है। बैकग्राउंड ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑन रेलिवेंट सब्जेक्ट, लेकिन हम गार्ड फाइल किसी एक सब्जेक्ट की तो बनाते नहीं है। ओके, इट एनेबल्स क्विक सबमिशन एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस। ये कैसे? गार्ड फाइल में तो हम जो लेटर वगैरह इशू करते हैं वो रखते हैं यार। इट टेक्स द प्लेस ऑफ वॉल्यूमिनस एंड ओल्ड फाइल्स पुट अप फॉर रेफरेंस। इट टेक्स द प्लेस ऑफ वॉल्यूमिनस ओल्ड फाइल्स पुट अप फॉर रेफरेंस। इट हेल्प्स द ऑफिस इन लोकेटिंग द प्रीवियस पेपर्स ऑन द सब्जेक्ट। हाँ, ये तो हो सकता है। फोर्थ कैन बी। अब अगर फोर्थ आ रहा है तो यहाँ से मुझे लगता है कि शायद टू सब में ही आ रहा है, तो टू होगा। चलो ये भी बात मान लेते हैं, तो टू हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, तो टू तो है ही है इसमें। अगर हम इसमें से थ्री और वन में से कोई अगर हो, थ्री बोलता है कि इट टेक्स द प्लेस ऑफ वॉल्यूमिनस ओल्ड फाइल्स पुट अप फॉर रेफरेंस। अगर आप रेफरेंस के लिए कोई फाइल पुट अप कर, इट टेक्स द प्लेस ऑफ वॉल्यूम, आपके पास कोई मोटी सी फाइल हो रखी है, ठीक है,
पुट अप फॉर रेफरेंस, आपने रेफरेंस के लिए पूरी मोटी सी फाइल दे रखी है, तो उसमें इसकी जगह पर आप गार्ड फाइल कैसे प्लेस करेंगे? गार्ड फाइल थोड़ा रखेंगे आप। इट टेक्स द प्लेस ऑफ वॉल्यूमिनस ओल्ड फाइल्स, नहीं उनकी जगह तो नहीं लेती यार। थर्ड मुझे डाउटफुल लग रहा है, तो अगर थर्ड डाउटफुल है तो ये और ये गया। इस तरीके से मैं 1 to 4 पे क्लिक करूँगा यार, आई थिंक। बट 1 to 4 तो मुझे 1 तो मुझे वैसे ही गलत लग रहा है, 1 और 3 गलत लग रहा है। 1 और 3 गलत तो लग रहा है, तो फिर आई थिंक इट गिव्स अ बैकग्राउंड ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। भाई डाइसी है, ओके, बट आई विल गिव टू ए को मार्क करेंगे हम। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन अ कॉम्प्लेक्स टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड एंड योर स्टाफ आर नॉट एक्सपीरियंस्ड और मोटिवेटेड टू डू इट, और व्हेन यू आर अंडर टाइम प्रेशर फॉर कंप्लीशन। देखिए, तो आप किस तरीके के लीडरशिप, आप अभी एसओ बन ही चुके हैं या फिर कुछ जो है बनने वाले हैं, तो कौन कौन से ऐसे लीडरशिप स्टाइल्स जो होंगे अप्रोप्रिएट होगा जब कोई कॉम्प्लेक्स टास्क आ गया, ठीक है, और आपका जो स्टाफ है वो आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है और वो मोटिवेटेड भी फील नहीं कर रहा है, तो आप उस टाइम पर क्या करेंगे? ठीक है, तो आप कोच करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे या डेलीगेट करेंगे? देखिए, डेलीगेट तो करना है ही, करना तो उसी को है डेलीगेट तो, लेकिन यार उसको सपोर्ट भी करेंगे यार। हम सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? सपोर्ट भी करेंगे, बेचारे को नहीं आता यार, अभी नॉट एक्सपीरियंसड है। कोच, देखो एसओ का काम होता है सपोर्ट करने का या कोच करने का? हाँ बेटा, ऐसे बना ला, कोच कोच तो करेंगे ही। सपोर्ट है मतलब, सपोर्ट मतलब क्या? सपोर्ट मतलब खुद से उसको करने को सपोर्टिंग कहेंगे। डायरेक्टिंग की ऐसे ऐसे करके लाओ, बच्चा भी नया है, नहीं कर पाएगा यार। डेलीगेट भी नहीं करेंगे, डेलीगेट तो करेंगे, करेगा तो खैर वही, लेकिन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं उसको? यार डायरेक्ट तो नहीं करेंगे उसको, डेलीगेट करेंगे क्या उसको? डेलीगेट देखो करना तो उसी को है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि उस पर एकदम प्रेशर आ जाए और काम का हमारे ऊपर भी प्रेशर। हेल्प कर देंगे यार बच्चे की, सपोर्ट कर देंगे उसको। सपोर्ट या कोचिंग? कोचिंग में क्या करता बंदा, खुद ही नहीं खेलता यार। सपोर्ट करूंगा यार मैं तो सपोर्ट करूंगा भाई, तो चिंता मत कर यार, कर लेंगे यार सपोर्टिंग। ओके, नेक्स्ट, द अप्रोच नेसेसिटेटिंग अ डिटेल्ड नोट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑन ईच एस्पेक्ट इज अडॉप्टेड इन। देखिए, डिटेल्ड नोट की बात कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑन ईच एस्पेक्ट चाहिए होता, तो क्या इफेमेरल में तो छोटे छोटे केसेस होते हैं। यस, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जो हमारे पास जो नोटिंग होती है ना, 4 टाइप की वो होती है। फर्स्ट होती है इफेमेरल, सेकंड होता है रिपीटेटिव केस, थर्ड होता है पॉलिसी एंड प्लानिंग, एंड फोर्थ होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस। ठीक है, तो देखिए, अप्रोच डिटेल नोट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ऑन ईच एस्पेक्ट। ईच एस्पेक्ट क्या रहे हैं, तो भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस होते हैं, वो हर एक एस्पेक्ट पे आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ठीक है, इफेमेरल केसेस में हम नोटिंग बनाते हैं, रिपीटेटिव केसेस में आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट होते हैं, उसके थ्रू होता है। पॉलिसी और प्लानिंग में भी हम ये करते हैं, डिटेल नोट बनाते हैं, लेकिन उसमें पूरा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ऑन ईच एस्पेक्ट नहीं देते यार। मतलब यूपीएससी आज सच डाइसी क्वेश्चन ना, ये ईच एस्पेक्ट पे खेल गया। मुझे लगता है कि ईच एस्पेक्ट हम प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस में ही करते हैं, रेस्ट वी विल डू इट अगेन जब हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे, देन वी विल हैव सम आइडियाज। ओके, अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, सो दैट वी विल हैव सम आइडिया कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल। ये टीओबी थोड़ा सा है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बोलता है, दीज रूल्स एनेबल द प्रेसिडेंट टू एलोकेट बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू द मिनिस्टर्स एंड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक दिस इज राइट। In relation to the business allocated to minister, okay, these rules permit the association of another minister of state to perform such functions as may be specifically assigned to him। देखिए, जो भी बिजनेस जो है किसी मिनिस्टर को एलोकेट हुआ है, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब ने किसी भी मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर दे दिया उनको कि आपको ये जो है डिपार्टमेंट संभालना है। ठीक है, नाउ इन रिलेशन टू बिजनेस एलोकेटेड टू ए मिनिस्टर, these rules permit the association of another minister of to perform such functions as may be specifically assigned to him। तो क्या जो अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो एमओएस जो होते हैं स्पेसिफिकली, क्या मैं जो समझ पा रहा हूँ इस क्वेश्चन से, तो क्या उनके बारे में भी जो ये रूल्स हैं वो बताता है? जो एमओएस है वो ये काम करेगा, आई थिंक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है, या उनके लिए कुछ अलग है? श्योर नहीं हुई यार इसके बारे में ना, पॉइंट के बारे में। जो मुझे समझ में आ रहा है वो कह रहा है कि इन रिलेशन टू द बिजनेस एलोकेटेड टू मिनिस्टर, जो भी एक मिनिस्टर को बिजनेस एलोकेट किया गया है, ये जो रूल्स है ये परमिट करते हैं कि उनका जो एमओएस है उनके साथ क्या एसोसिएशन होगा,
कौन कौन से फंक्शंस जो है वो एमओएस करेंगे और कौन कौन से फंक्शन जो है वो जो है मिनिस्टर इंचार्ज करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये नहीं देखते, मुझे लगता है ऐसा, मैं शायद इसको रॉन्ग करूंगा। These rules seek to define the authority, responsibility and obligation of each department in the matter of disposal of business allocated to it। हाँ, कहीं ना कहीं डिफाइन दी अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अथॉरिटी क्या है पता है टीओबी? हाँ, चलो आई थिंक ओके। These rules specify cases to be submitted to the president, the prime minister or the cabinet for prior approval। हाँ, ये तो बताता है यार। मुझे टू वाला थोड़ा डाइसी लग रहा है, जिसमें टू नहीं है उसको हम करना चाहेंगे यार। टू नहीं है तो फिर तो गड़बड़ है। मुझे वन ऐसे ही होता है यार यूपीएससी ना ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं। 1 3 4 तो मुझे लग रहा है, अगर 1 3 4 लग रहा है तो सेकंड भी वो कह रहे हैं कि फिर तो भाई 1 2 3 4 ही है। ओके, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल रूल्स, अब एफआर के बारे में बात करते हैं। अ मंथली ग्रांट मेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट इन रिसीट ऑफ पे और लीव सैलरी। किसी को लीव सैलरी या फिर किसी को कोई पे नहीं मिल रही है तो उस टाइम पर उसको कुछ पे मिलती है, ठीक है। वो कौन सी होती है? स्पेशल पे, पर्सनल पे, सब्सिस्टेंस पे या प्रिजम्पटिव पे? स्पेशल पे होती है मेरे ख्याल से जो गेम्स वगैरह के दौरान दी जाती है यार, मेरे हिसाब से। पर्सनल पे शायद जो हमें रूटीन पे मिलती है। मैं यस आई वांट टू क्लैरिफाई, मुझे अभी नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, बट मैं अपने तरफ से गेस कर रहा हूँ कि हाँ ये हो सकता है। मोरोवर जैसे जैसे हम इनको पढ़ेंगे आगे आगे, जब हम बुक्स भी पढ़ेंगे अपनी साइड बाय साइड और इनको भी पढ़ेंगे, तब हम वी कैन गिव अ क्लियर आंसर टू इट, ठीक है। बट चलिए, स्पेशल पे नहीं हो सकता शायद। सब्सिस्टेंस पे तो जब कोई सस्पेंड हो जाता है उस टाइम पर दी जाती है, ठीक है ना। अ मंथली ग्रांट मेड टू अ गवर्नमेंट हु इज नॉट इन रिसीट ऑफ पे और लीव सैलरी, उसको कुछ नहीं मिल रही। सब्सिस्टेंस पे ग्रांट ग्रांट नॉट श्योर यार। या प्रिजम्पटिव पे मंथली ग्रांट कह रहा है, लेकिन वो मंथली ग्रांट मेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो यहाँ पे सब्सिस्टेंस ग्रांट या प्रिजम्पटिव पे, इसमें से कुछ हो सकता है यार। मुझे लगता है शायद प्रिजम्पटिव पे दे सकते हैं उसको, राइट। हु इज नॉट इन रिसीट ऑफ पे, उसको पे या लीव सैलरी कुछ नहीं मिल रही है, तो शायद प्रिजम्पटिव पे या सब्सिस्टेंस ग्रांट्स। सही बताऊं तो इनका मीनिंग ही नहीं पता यार, बट चलो ओके। चलिए 22 पर पहुंचते हैं। फी इज डिफाइंड एज रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम अ सोर्स अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फी का मतलब क्या है? फी का मतलब कोई भी रिकरिंग या जो बार बार होने वाली या फिर कभी कभार होने वाली पेमेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है, कहाँ से? अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो बोलता है इनमें से फी के एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, मतलब कौन कौन सा आप फी कंसिडर नहीं करोगे। इनकम फ्रॉम लिटरेरी एफर्ट्स, तो क्या उसको फी मानोगे आप? unearned income such as income from property or dividends। unearned income जैसे इनकम में कोई वो हो गया, तो क्या आप उसको फी मानोगे? गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम अ सोर्स अदर देन, ये तो नहीं होना चाहिए। और इनकम फ्रॉम लिटरेरी एफर्ट्स, क्या इसको फी मानोगे? लिटरेरी एफर्ट हमें कुछ मिलती है क्या कुछ? ओके चलो मान सकते हैं। इनकम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, देखो थर्ड तो मुझे पक्का लग रहा है यार, बस 2 और 3 पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑफिसर्स आर एलिजिबल टू शेयर अकोमोडेशन ऑफ जनरल पूल रेजिडेंसेज अलॉटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट। देखिए कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं ऑफिसर्स की जो कि एलिजिबल हैं अकोमोडेशन, जनरल पूल जो वाला जो अकोमोडेशन होता है ना, हमारा एक जनरल पूल होता है कि वीआईपी होता है, तो उसमें जो जनरल पूल के जो रेजिडेंट्स हैं वो उनके लिए भी एलिजिबल होते हैं। वो कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन एलिजिबल फॉर जनरल पूल रेजिडेंस, अगर वो है ही नहीं तो बनेगा ही नहीं। रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, उनको हम देते ही नहीं है यार। रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलता है क्या कुछ? है? मेरे हिसाब से तो नहीं मिलता यार। स्टाफ ऑफ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ इनको दे सकते हैं यार। टीचर्स ऑफ रिकॉग्नाइज स्कूल्स, ओके शायद दे सकते हैं यार। 3 और 4 तो है, ओनली क्या रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब कुछ कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो फिर बाद में आके कमीशन वगैरह पे हो जाते हैं, तो क्या वो भी मतलब वो होंगे क्या इसके लिए? आर दे एलिजिबल फॉर जनरल पूल? लेकिन वो इतने सीनियर रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते हैं उनको तो नहीं दिया जाता, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर्स है जैसे कोई कमेटी का मेंबर है, कहीं के चेयरपर्सन है, तो हो सकता है यार, है ना, उनको दिया तो जाता है ही, यस। तो उनको क्या जनरल जनरल पूल के अंडर दिया जाता है या फिर वीआईपी कोटे से? ऐसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन एलिजिबल फॉर जनरल पूल रेजिडेंस, जो भी
Who categories of are eligible to share accommodation of general pool residences? To share accommodation of general pool residences, उनको शेयर किया जाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इनएलिजिबल, जो इनएलिजिबल है फॉर जनरल पूल रेजिडेंस, वो तो पहले ही इनएलिजिबल, उनको क्यों देंगे? फर्स्ट वाला गलत लग रहा है यार, सेकंड वाला, लेकिन फर्स्ट वाला अगर गलत आंसर तो फिर तो 3 और 4 ही आंसर आ रहा है. चलो यार 3 और 4 ही देते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं. Okay, which of the following statement or statements regarding retention of government accommodation by allotee availing leave and joining time is or are correct? तो बोलता है स्टेटमेंट्स कुछ दे रखी है आपको रिगार्डिंग रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन. आप जो है गवर्नमेंट अकोमोडेशन को रिटेन कर सकते हैं बाय अलॉटी अवेलिंग लीव और ज्वाइनिंग टाइम. जब आप अपनी लीव कोई अवेल कर रहे हैं या फिर कोई ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर रहे हैं, उस टाइम पर यू कैन डू सो. तो ऑप्शंस में है दी अलॉटी ऑन ट्रांसफर, जैसे किसी का ट्रांसफर हो गया, shall be allowed to retain the accommodation for 2 months or for the period of their leave not exceeding 4 months, whichever is more, if the leave has been sanctioned before relinquishment of charge. The leave ट्रांसफर हो गया किसी का और उसकी लीव अप्रूव है, चार्ज छोड़ने से पहले पहले उसको यहाँ से बिफोर रिलिंक्विशन ऑफ चार्ज. दी अलॉटी ऑन ट्रांसफर, किसी अलॉटी का ट्रांसफर हो गया. shall be allowed to retain the accommodation, मान लो इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो yes they should be allowed to retain the accommodation for 2 months or for the period of their leave not exceeding 4 months. या तो अगर उनकी छुट्टी 4 महीने की है तो 4 महीने तक का वो, या फिर 2 महीने के लिए, whichever is more, जो भी ज़्यादा होगी इन दोनों में से. ठीक है जी. इफ़ द लीव हैज़ बीन सैंक्शन बिफोर रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज, अगर उनकी जो लीव है वो सैंक्शन हो गई है चार्ज देने से पहले पहले. तो कोई भी अलॉटी है यार, कहीं जाता है ट्रांसफ़र हो गया उनका, तो 2 महीने, अब टाइम पीरियड आई एम नॉट श्योर कि 2 मंथ्स है या 4 मंथ्स है, बट हाँ ऐसा कर तो सकते ही हैं यार. मतलब वैसे ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस 2 मंथ्स और 4 मंथ्स. रेस्ट मैं इसको टिक करता राइट. वेयर एन अलॉटी अवेल्स जॉइनिंग टाइम, जहाँ पर एक अलॉटी जो है वो अवेल करता है जॉइनिंग टाइम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव एट ओल्ड स्टेशन. जहाँ पर एक अलॉटी है वो जॉइनिंग टाइम अवेल कर रहा है, ठीक है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव एट ओल्ड स्टेशन. उसकी जो है लीव जो है वो ख़त्म हो गई है ओल्ड स्टेशन पे, लेकिन वो जॉइनिंग टाइम पर है. जैसे आप जब आते हैं, जैसे 1000 किलोमीटर आते हैं, देन यू गेट कितना 10 डेज का आपको जॉइनिंग टाइम मिलता है. तो ही मे बी अलाउड टू रिटेन द अकोमोडेशन अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ जॉइनिंग टाइम. जॉइनिंग टाइम है उसके पास ना, बट जॉइनिंग टाइम का मेन पर्पज़ क्या होता है? जॉइनिंग टाइम का मेन पर्पज़ होता है कि वो जो है अपना वहाँ से सामान वगैरह यहाँ पर ला सके. तो यार मिलना चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है भाई, होना चाहिए. नॉर्मल लाइसेंस फी शैल बी चार्ज फॉर द पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकोमोडेशन एट द ओल्ड स्टेशन. नॉर्मल लाइसेंस फी शैल बी चार्ज फॉर द पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकोमोडेशन. मेरे ख्याल से लाइसेंस फ़ी भी चार्ज करोगे क्या 10-12 दिन के लिए? गवर्नमेंट हम मानेगी तो नहीं, गवर्नमेंट में तो करते हैं यार, रूल्स हैं ऐसे, या नहीं भी है, नॉट श्योर. नॉर्मल लाइसेंस फी शैल बी चार्ज फॉर द पीरियड ऑफ रिटेंशन ओल्ड स्टेट. श्योर नहीं हूँ यार, बट फिर भी 1 और 2 तो ठीक लग ही रहा है, बट 1 और 2 और 3 भी है. भाई फंसा देता है यार यूपीएससी. नॉर्मल लाइसेंस फी शैल बी चार्ज फॉर द पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकोमोडेशन एट द ओल्ड स्टेशन. नॉर्मल लाइसेंस फी होनी चाहिए, नॉट श्योर यार. चलो ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, नॉर्मल लाइसेंस फी चार्ज होगी उस पर. वहाँ से वो रिलीव हो चुका है देखा जाए तो ना, अभी ज्वाइनिंग टाइम पे है. बाय अलॉटी बाय अवेलिंग लीव, लीव उन्होंने ही दी है, तो लीव अगर उन्होंने ही दी है तो दैट मीन्स अभी उन्हीं की स्ट्रेंथ पर माना जाएगा जब तक वो वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर लेता. तो नॉर्मल लाइसेंस फी चार्ज होगी यार. 1 2 3 करते हैं, देखते हैं. चलिए नेक्स्ट है आपका, द सर्विस बुक ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन्ड इन डुप्लीकेट एंड सेकंड कॉपी गिवन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर सेफ कस्टडी. ऐसा होता है, आपको एक कॉपी दी जाती है और एक जो है मेंटेन की जाती है अपने एडमिन सेक्शन में. तो इन द केस ऑफ लॉस ऑफ द सेकंड कॉपी बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप लॉस करते हो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ता है? शायद 500 रुपये, मुझे जो इतना समझ में आ रहा है, पता नहीं है वैसे, बट मुझे लगता है शायद 500 रुपये है. ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ. किन किन केसेस में मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती? देखिए, नॉन गेस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स डिप्यूटेड टू होल्ड गेस्टेड पोस्ट इन अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नहीं, अगर कोई आप नॉन गेस्टेड हैं, जैसे नॉन गेस्टेड में यूजुअली मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप नॉन गेस्टेड हैं, ठीक है,
और आप डेप्यूट कहीं पर एज ए गेस्टेड पोस्ट पर आप चले गए, तो क्या आप वहाँ नहीं करेंगे? दिस इज रॉन्ग, आपको करनी पड़ेगी वहाँ जाके, बिकॉज यू आर होल्डिंग ए गेस्टेड पोस्ट where a person has already been examined by medical board in respect of his previous appointment and if standard of medical examination program for the new post is same। हाँ, तो उस केस में नहीं करेंगे यार। मुझे लगता है कि जब आप जैसे सर्विस में जाते हैं, आप एक सर्विस से आपका दूसरी जगह एग्जामिनेशन हो गया, थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहे हैं, एंड वेयर अ पर्सन हैज ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल बोर्ड, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रीवियस अपॉइंटमेंट, पहले अपॉइंटमेंट में आपका मेडिकल बोर्ड ने पहले ही कर दिया, और स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द न्यू पोस्ट इज सेम, और जब सेम मेडिकल उसका एग्जामिनेशन है, तो मुझे लगता है कि नहीं जरूरत पड़ती है। पर्सन इज री एम्प्लॉयड आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ सर्विस, रेजिग्नेशन पे मुझे लगता है कि नहीं करना है। और टू ओनली है, टू तो है ही नहीं, टू तो है बट टू थ्री टू वन टू वन टू। री एम्प्लॉयड, कोई भी जो बंदा है अगर उसको आप री एम्प्लॉय करवा रहे हो, ठीक है, आफ्टर रेजिग्नेशन किसी ने रिजाइन कर दिया, तो भाई मेडिकल तो जरूरी है। थ्री तो नहीं होगा, देख थ्री में तो आई एम श्योर थ्री नहीं होगा भाई, और टू पक्का होगा, तो थ्री नहीं होगा, तो ये बात हो गई सारी, और टू पक्का होगा तो वन और टू है। तो दैट मीन्स नॉन गेजेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी गेजेटेड पोस्ट होल्ड करते हैं उनको भी वो जरूरत नहीं होती है। ओके, चलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज एक्वायर्ड लियन ऑन अ पोस्ट डज नॉट रिटेन द लियन ऑन दैट पोस्ट। देखिए कौन सा, जैसे भी आप कौन सी सिचुएशन में जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जिसने लियन एक्वायर कर लिया, आप जैसे मान लीजिए कहीं पर वर्किंग है, वहां से आपका दूसरी जगह पर किसी अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया, देन आपने उस प्रीवियस डिपार्टमेंट से लियन लिया, ठीक है, और जो है वो कह रहा है कि ऑन अ पोस्ट डज नॉट रिटेन द लियन, वो जो है जाने से पहले कौन जो है लियन नहीं ले पाएगा। तो गवर्नमेंट सर्वेंट एक्वायरिंग अ लियन ऑन अदर पोस्ट अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आउटसाइड द कैडर ऑन विच ही इज बोर्न। कोई भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर उसने लियन ले रखा है, एक्वायरिंग अ लियन ऑन अनदर पोस्ट अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट आउटसाइड द कैडर ऑन विच ही इज बोर्न, आउटसाइड द कैडर, तो क्या होगा? आउटसाइड द कैडर हो गया, तो आउटसाइड द कैडर ही तो जाएगा यार। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज एक्वायर्ड लियन ऑन अ पोस्ट, ने पहले से एक लियन ले रखा है, डज नॉट रिटेन द लियन ऑन दैट पोस्ट, उस पोस्ट पर वो लियन नहीं रख पाएगा अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एक्वायरिंग लियन ऑन अदर पोस्ट अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आउटसाइड द कैडर ऑन विच ही इज बोर्न। भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा। अ गवर्नमेंट सर्वेंट एक्वायरिंग अ लियन, इसने पहले से लियन ले रखा है, अब पहले से अलग पोस्ट पे अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ले रखा है, आउटसाइड द कैडर ऑन विच ही इज बोर्न, ठीक है, आउटसाइड द कैडर ऑन विच ही इज बोर्न, मतलब इसमें वो अभी है, उससे दूसरी जगह उसने लियन ले रखा है, ठीक है, और गवर्नमेंट सर्वेंट एक्वायरिंग लियन अनदर पोस्ट, किसी दूसरी पोस्ट में जा रहा है। मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए आप किसी एक डिपार्टमेंट में थे, मान लीजिए आप जो है कैग में थे, कैग से आपका सिलेक्शन हो गया, आपका मान लीजिए आप आ गए इनकम टैक्स में, ठीक है, तो बोलता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज एक्वायर्ड लियन ऑन पोस्ट डज नॉट रिटेन द लियन ऑन दैट पोस्ट। तो अगर आप कैग में थे, कैग से गए आप इनकम टैक्स में, तो आपने अभी लियन ले रखा है, तो वो कह रहा है कि ये लियन जो है रिटेन नहीं होगा, कब तक, किस केस में? तो बोलता है ए गवर्नमेंट सर्वेंट एक्वायरिंग अ लियन ऑन अनदर पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड द कैडर ऑन विच ही इज बोर्न। तो गवर्नमेंट सर्वेंट एक्वायरिंग अ लियन, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसने लियन को एक्वायर किया हुआ है किसी दूसरी पोस्ट पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में आउटसाइड द कार्डर ऑन विच ही इज बोर्न, जिस कार्डर के, जिस कार्डर, उस कार्डर से बाहर जिसमें कि वो उसका वो ही इज बोर्न का मतलब क्या होता है भाई? समझ में नहीं आ रहा यार। आउटसाइड द कार्डर ऑन विच ही इज बोर्न, आउटसाइड द कार्डर मतलब कार्डर कौन सा? अभी जो उसका इनकम टैक्स वाला कार्डर है वो, या उसका आ, ये CAG वाला कार्डर है, नहीं पता। A government servant acquiring a lien on another post under central government outside the cadre on which he is born। भाई क्या डाइसी है, नहीं आ रहा है यार समझ में। सेकंड है while under suspension, अगर आप अंडर सस्पेंशन हो तो आप लियन पोस्ट नहीं कर सकते, ऐसा है क्या यार? नहीं, मतलब डज नॉट रिटेन द लियन। अच्छा हाँ, ये तो शायद ठीक है यार, जब सस्पेंड आप सस्पेंशन का यहाँ पे चल रहा है तो आप तो ना लियन लेके वापस भाग जाओगे, ठीक है। सेकंड है आपका गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन फॉरेन सर्विस या डेपुटेशन पे है बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट एडमिसिबल अंडर द गवर्नमेंट ऑर्डर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो फॉरेन सर्विस पे या फिर कहीं डेपुटेशन पे अगर कहीं गया हुआ है और वो उसकी जो मैक्सिमम टाइम है एडमिसिबल इन द गवर्नमेंट वो खत्म हो चुका है, ठीक है, तब भी क्या वो लियन रिटर्न करेगा? क्या लियन रखेगा वो अपना इसमें?
लियन तो 2 साल का ही होता है यार वैसे तो, और मेरे ख्याल से तो नहीं होगा यार। ठीक है, वाइल होल्डिंग अ टेम्पररी पोस्ट, आप कोई टेम्पररी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं कहीं पर, तो रिटेन करोगे क्या भाई? क्या बताऊं यार, 2 2 ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें 1 2 3 भी है, 2 3 4 भी है, 1 2 3 4 भी है, क्या लिखूं यार? Governments are acquiring a lien on another post under central state outside the cadre on which he is born while holding a temporary post. जब आप कोई कोई टेम्पररी पोस्ट होल्ड कर रहे हो, तो उस केस में क्या आप लियन मेंटेन नहीं कर पाओगे क्या? लियन रिटेन नहीं कर पाओगे? Servant who has acquired lien on a post does not retain lien on a post does not retain the lien on that post while holding a temporary post. While holding a temporary post, अगर आप कोई टेम्पररी पोस्ट होल्ड करते हैं कहीं पर जाके, तो टेम्पररी पोस्ट मतलब क्या होता है यार? टेम्पररी पोस्ट मतलब प्रोबेशन, वाइल होल्डिंग अ टेम्पररी पोस्ट। ये टेम्पररी पोस्ट नहीं पता यार क्या होता है? अक्वायरिंग अ लियन ऑन अदर पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड द, कोई अंडर सस्पेंशन है, अगर मान लो अंडर सस्पेंशन है, तो वो डज नॉट रिटेन, हाँ ये ठीक है कि भाई वो नहीं कर पाएगा ऑन दैट पोस्ट, है ना? ये ठीक है 2 तो। गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन फॉरेन सर्विस डेपुटेशन पे क्या टाइम लिमिट खत्म हो गई, तो लियन मेरे ख्याल से खत्म हो जाना चाहिए इसका, ये भी ठीक है चलो। ठीक है, वाइल होल्डिंग अ टेम्पररी पोस्ट मतलब क्या? तो 3 भी मान लेते, 2 और 3 ठीक है, 2 3 के तो बहुत सारे हैं यार, ना डाइसी पेपर बनाते हैं यार ये लोग। A government servant acquiring a lien on another post under central state government outside the cadre on which he is born. एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, वो लियन उसने एक्वायर कर रखा है किसी दूसरी पोस्ट पर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, आउटसाइड द कार्डर, अपने कार्डर के बाहर, ऑन विच ही इज बोर्न, जिस जिस में वो बोर्न हुआ है, जिस कार्डर में मतलब वो है अभी हाल फिलहाल। नहीं, जहां से उसका जो लियन है ना, मान लीजिए आप सीएजी में थे, आपने सीएजी से इनकम टैक्स स्विच किया, तो आपने यहाँ से जो सीएजी से आपने जो आप सीएजी से लियन लेके इनकम टैक्स पर चले गए, ठीक है? तो आपने लियन ले रखा है पहले से ही, आउटसाइड द कार्डर ऑन विच ही इज बोर्न, आउटसाइड द कार्डर, हाँ दूसरी, तो ही डज नॉट रिटेन द लियन, नहीं करेगा भाई। ठीक है, फर्स्ट ठीक है यार, फर्स्ट ठीक है। वाइल अंडर सस्पेंशन, यस ही डज नॉट रिटेन, ठीक है, ये करेगा, ये गलत है। मतलब कि वो कह रहा है डज नॉट, कह रहा है ना वो, डज नॉट रिटेन, नहीं ये तो करेगा, ये तो करेगा भाई, ये तो करेगा। अंडर सस्पेंशन में यस ये भी करेगा, मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि ये जो है अंडर सस्पेंड में, यस यस ही डज नॉट रिटेन, ये ठीक है, मतलब तो फिर ये गलत हो गया ना, मतलब ये तो गलत हो गया, ये ठीक है, तो पहला तो गलत है। यार ये नोट लगा के ना इतना कंफ्यूजिंग कर देते हैं। देखो, इट डज नॉट रिटेन द, तो पहले केस में वो रिटेन करेगा, तो पहला तो हो गया गलत, तो पहला गलत हो गया, तो आंसर हो गया अपना 2 3 4। इस केस में नहीं करेगा, इस केस में नहीं करेगा, इस केस में नहीं करेगा, तो पहला हो गया गलत। प्रभु, चलिए जी नेक्स्ट 28 नंबर पे बोलते हैं, एज पर द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस एनपीए जो है शैल बी पेबल एट द रेट ऑफ 20% ऑफ बेसिक पे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द सम ऑफ बेसिक पे एंड एनपीए डज नॉट एक्सीड। देखिए, गवर्नमेंट का जो रिकमेंडेशन है 7th पे कमीशन में, उसमें बोलते हैं जो एनपीए, एनपीए होता है जैसे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, स्पेशली डॉक्टर के केस में यूज होता है, शैल बी पेबल एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द बेसिक पे। ये पेबल का होना चाहिए एट द रेट ऑफ 20% पर होना चाहिए बेसिक पे के, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द सम ऑफ बेसिक पे जो है और एनपीए दोनों को मिला के वो किससे ऊपर ना हो। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, ये 2,15,000 रुपये मुझे शायद समझ में आ रहा है, जो थोड़ा पढ़ा हुआ लग रहा है, बाकी पता नहीं। नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल रूल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई, इनको बताना है। दीज रूल्स शैल अप्लाई टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हुज पे इज डेबिटेबल टू सिविल एस्टिमेट्स। हाँ ये क्या है भाई? फंडामेंटल जो एफआर जो है, ये रूल शैल अप्लाई टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट हुज पे इज डेबिटेबल टू सिविल एस्टिमेट्स। भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो सुना था, सिविल एस्टिमेट क्या होता है? रॉन्ग।
These rules shall not apply to government servants paid from civil estimates and temporarily transferred to service paid from defense estimates. ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता यार, ये है क्या? Shall not apply to government servants paid from civil estimates and temporarily transferred to services paid from defense estimates. These rules shall not apply to the personnel of defense accounts department. भाई साहब कोई आइडिया नहीं है इसका. चलिए नेक्स्ट. The appropriate authority has absolute right to retire a government servant if necessary to do so in public interest in terms of 56J में कर सकते हैं यार, पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकते हैं. 56L तो नहीं पता यार होता क्या है. रूल 42 ऑफ CSS पेंशन रूल्स 2021 ये भी नहीं पता. रूल 14 ऑफ CCA रूल्स 1960. इस तरह से कौन पूछता है भाई? कौन मतलब रूल 42 रूल 14 भाई बहुत मुश्किल है यार, नहीं हो पाएगा यार. चलिए आगे चलते हैं. 31. Sanction of which one of the following authorities shall be required for alteration of date of birth of a central government servant? Sanction of which of the following authorities? किन authorities का sanction जो है shall be required है for alteration of date of birth of a central government servant. Central government servant की date of birth को change करने में head of department, okay, या फिर appointing authority, head of office होते हैं आपके अंडर सेक्रेटरी साहब, ठीक है, और या फिर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न्ड. हाँ वही मिनिस्ट्री करेगी या HOD करेगा? अच्छा मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट कौन करेगा? Sanction of which of the following authority shall be required for alteration of date of birth of a central government servant. यार मैटर तो बड़ा है कि उसकी अगर एक जो डेट ऑफ बर्थ चेंज हो रही है तो उससे तो बहुत बड़ी मतलब वो हो जाएगा, बट इसको करेगा कौन? HOD करेगा. HOD लगता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी. क्या प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे आप? या हेड ऑफ ऑफिस? हेड ऑफ ऑफिस से तो नहीं होगा, देखो सी में तो आई एम श्योर कि नहीं होगा ये, ठीक है. मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट कंसर्न्ड, वही मिनिस्ट्री करेगी या किसी कोई सबका मिला के जो इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी है उनके पास भेजा जाएगा, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी करेंगे, या HOD फाइनेंशियल पावर्स के लिए तो ठीक है यार, बट HOD क्या डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं? आई डाउट, ये भी नहीं होगा यार. अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जैसे मान लीजिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी मुझे डाउटफुल लग रही है यार. अपॉइंटिंग अथॉरिटी देखो किसी किसी केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है जॉइंट सेक्रेटरी साहब होते हैं, तो क्या जॉइंट सेक्रेटरी साहब किसी डेट ऑफ बर्थ जो है कर सकते हैं या किसी की डेट ऑफ बर्थ को? डेट ऑफ बर्थ ऑल्ट्रेशन है तो बड़ी चीज़ यार, बट यही है कि पावर्स उनको डेलीगेट कर रखी है अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ को. प्रेसिडेंट साहब तो ना बार बार इन चीज़ों पर वो करेंगे. या फिर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कंसर्न्ड. मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री है, कोई भी मिनिस्ट्री इस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट है क्या डिसीजन लेने के लिए कि उनकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है या गलत है? आई थिंक इट्स अपॉइंटिंग अथॉरिटी होना चाहिए. मुझे लगता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी शायद कर सकते हैं इनको, है ना. डाइसी है यार वैसे, B और D में आई एम कंफ्यूज, बट मैं शायद इस पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कह सकता हूँ. मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट कंसर्न, जिस भी डिपार्टमेंट में आप हो, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी भाई उसी मिनिस्ट्री के अंदर ही तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है आपकी. नहीं, लेकिन किसी किसी में अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट साहब होते हैं. क्या होगा फिर? बट मिनिस्ट्री के पास तो जाना चाहिए, मिनिस्टर नहीं लिखा हुआ, वरना तो मिनिस्टर तो लग सकते थे, या डिपार्टमेंट कंसर्न. अब उस स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट भी करेगा मतलब वहीं जाके, जैसे आप मान लीजिए आप यूथ अफेयर में, तो यूथ अफेयर में जो आपका डिपार्टमेंट है वो कर देगा. नहीं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ठीक है यार. चलिए नेक्स्ट है आपका 32. द एज ऑफ सुपर एनुएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड असम राइफल्स की डेट ऑफ सुपर एनुएशन क्या है भाई? मेडिकल ऑफिसर्स की, CAPF और आसाम राइल्स की. तो जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं इनकी रिटायरिंग एज क्या है? रिटायरिंग एज वही मुझे लगता है शायद 58 में रिटायर कर देते हैं यार ये लोग ना सबको, मुझे ऐसा लगता है, नॉट श्योर. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन इज करेक्ट? ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट दे रखी है आपको, पूछ रहा डेट ऑफ रिटायरमेंट जब आप सर्विस होती है आपकी सर्विस से,
जो सुपर एनुएशन करते हैं, तो वो कौन कौन सी जो वो है करेक्ट है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट शेल रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ही अटेन्स द एज ऑफ 60 ईयर्स। हाँ मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है यार, आफ्टरनून में ही होते हैं आप रिलीव। A government servant whose date of birth is the first of a month shall also retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 60 years. Whose date of birth is the first of a month, हाँ ये भी होता है, फर्स्ट ऑफ अ मंथ होता है, shall also retire from the service on the afternoon of the last day of the month। ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख हो रहा है, तो आपको पिछले महीने ही रिटायर कर दिया जाएगा। यूजली क्या होता है रिटायरमेंट के केस, अगर मान लीजिए आपकी 17, 18, 19 या कुछ भी डेट एक्सेप्ट फर्स्ट के अलावा कोई भी अगर आपकी डेट है, तो आपको उस महीने की लास्ट डेट को रिटायर किया जाता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट आ रही है तो क्या होगा, फर्स्ट आ रही है तो आपको एक्सक्यूज मी फर्स्ट आ रही है तो आपको प्रीवियस मंथ के लास्ट डे कर दिया जाएगा। दिस इज राइट। Okay. Third, a suitable orders of the appropriate authority shall be necessary for retirement of a government servant on due date. Suitable orders भाई 1 और 2 तो ठीक है, 1, 2, 3 भी है, लेकिन इसमें suitable orders of the appropriate authority shall be necessary for retirement of a government servant on due date. कुछ suitable orders होने चाहिए of the appropriate authority. ऑर्डर्स तो चाहिए ही चाहिए यार, बिना अथॉरिटी के कैसे मतलब वो कर लेंगे, तीनों ठीक है भाई। Next है, in respect of which of the following written consent of a government servant under suspension shall be required for deduction from his subsistence allowance. Subsistence allowance होते हैं जो मतलब भी आपका जो जीविका भत्ता एक तरीके से दिया जाता है when a government servant is suspended। तो क्या कहते हैं, किन केसेस में रिटन कंसेंट जो है गवर्नमेंट सर्वेंट से लेनी होती है, when there is a requirement of deduction from his subsistence allowance। तो अमाउंट्स ड्यू टू कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, अगर मान लीजिए कोई अमाउंट जो है ड्यू है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उस केस में रिफंड ऑफ एडवांसेस टेकन फ्रॉम जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ से कोई पैसा उसने एडवांस ले रखा है, रिफंड ऑफ एडवांसेस, ठीक है, या फिर कंट्रीब्यूशन अंडर सेंट्रल सीजीएचएस में कोई कंट्रीब्यूशन है, तो रिटर्न लेने की जरूरत तो नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन अंडर सीजीएचएस है ना, मेरे हिसाब से इसके लिए रिटर्न तो लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्रीमिया ड्यू ऑन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई प्रीमियम आपका वहाँ पर ड्यू है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो उसके लिए भी आपको रिक्वायर्ड फॉर डिडक्शन फ्रॉम सब्सटेंस अलाउंस, है ना। ये दो तो नहीं होने चाहिए यार, 3 और 4 नहीं होना चाहिए, 1 और 2 कैन बी द आंसर। और अमाउंट्स ड्यू टू कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज और एडवांसेस टेकन फ्रॉम जीपीएफ, हो सकता है यार। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट जॉब्स कैंडिडेट्स विद इम्प्लांटेड पेसमेकर्स शैल बी कंसिडर्ड नॉट फिट। ओके, जिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स के अंदर इम्प्लांटेड पेसमेकर्स लगे हुए थे, दे आर नॉट कंसिडर्ड फिट फॉर बस ड्राइवर्स, यस। पुलिस के लिए नहीं होता है, पायलट्स के लिए भी नहीं होता है, पोस्ट अटैच टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरियाज, ऑल 4 आर करेक्ट यार। बोलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ऑफ द to the medical post for which medical qualification recognized under the Indian Medical Council Act 1956 have been prescribed as an essential qualification। नहीं आया समझ, दोबारा पढ़ते हैं। देखिए, which one of the following is not a required condition for grant of NPA। देखिए, ओके, कौन सी है जो एक जो है रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं, प्लीज मेक श्योर यू रीड इट वेरी केयरफुली, नहीं समझ में आते हैं यार ये, ठीक है। नॉट अ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ नॉन प्रैक्टिसिंग एनपीए केस में ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है। टू द मेडिकल पोस्ट फॉर विच मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द IMC Act 1956 have been prescribed as an essential qualification। The post is a clinical one. The post is included in the central health services. The post is a whole-time post. The post is ample scope for private practices। Okay, not a required condition। ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन है कि वहां पर जो है इज नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर आप किसी को एनपीए दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऑफिसर जिसमें वर्किंग है उनको एनपीए, या फिर कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स है उनको एनपीए अगर मिलता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि वो एक जनरल कंडीशन नॉट रिक्वायर्ड, एक कंडीशन जो नॉट रिक्वायर्ड है, इज एम्पल स्कोप ऑफ फॉर प्राइवेट प्रैक्टिस, नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन। द पोस्ट इज अ क्लिनिकल वन, ये तो है। द पोस्ट इज इंक्लूड इन द CGHS, ये भी मुझे लग रहा है। द पोस्ट इज अ होल टाइम पोस्ट, ये भी है।
देयर इज एम्पल स्कोप फॉर प्राइवेट प्रैक्टिस, नॉट अ रिक्वायर्ड कंडीशन, इज नॉट अ रिक्वायर्ड कंडीशन, आई थिंक डी इज द आंसर। चलिए 37, in terms of fundamental rules, which of the following instances events constitute anomaly for stepping up of pay of senior when juniors draw more pay? तो फंडामेंटल रूल्स के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे इवेंट्स है, इंस्टेंसेस है जो कि एनोमली क्रिएट करते हैं फॉर स्टेपिंग अप ऑफ पे ऑफ सीनियर्स, जहां पर आपको जो है स्टेपिंग अप मिलता है किनको, व्हेन जूनियर्स ड्रॉ मोर पे, जब जूनियर्स जो है सैलरी ज़्यादा ड्रॉ करते हैं सीनियर से तो उनको स्टेपिंग अप दिया जाता है सीनियर्स को। तो किस केस में बोथ द जूनियर एंड सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट्स बिलोंग टू द सेम cadre एंड द पोस्ट टू विच दे हैव बीन प्रमोटेड आर आइडेंटिकल इन द सेम cadre। हाँ ये तो है, तो होता ही है ऐसा, जब भी जो है जूनियर और सीनियर जो है दे बिलोंग टू द, अगर वो सेम cadre के हैं, ठीक है, और जो पोस्ट जो दे हैव बीन प्रमोटेड वो जो है सेम पोस्ट है और सेम cadre में है, तो यस उनको दिया ही जाएगा, कोई भी जाके ले लेगा वहां से। द लेवल इन द पे मैट्रिक्स ऑफ द लोअर एंड द हायर पोस्ट इन विच दे ड्रॉ पे आर आइडेंटिकल। द लेवल इन द पे मैट्रिक्स के अंदर ऑफ द लोअर एंड द हायर पोस्ट इन विच दे ड्रॉ पे आर आइडेंटिकल। नो दिस इज नॉट द केस। कोई कोई पे लेवल 7 में है, कोई 8 में है, सेम लेवल, द लेवल इन द पे मैट्रिक्स ऑफ द लोअर, मान लीजिए कोई 7 में नीचे गया हुआ है और कोई हायर पोस्ट में है, वो ऊपर है, सैलरी दोनों की सेम है, तो दिस इज नॉट द केस ऑफ स्टेपिंग अप। A senior foregoes promotion leading to his junior being promoted to the higher post earlier and junior draws higher pay than the senior। सीनियर ने अपनी फोरगो कर दिया, अपना प्रमोशन छोड़ दिया, जूनियर प्रमोट हो गया, नाउ ही इज गेटिंग अ हायर पोस्ट, और उसको जो है जूनियर जो है ड्रॉज हायर पे, हायर पोस्ट अर्लियर, वो पोस्ट भी तो होल्ड कर रहा है? भाई जो जूनियर है आपने खुद जानबूझ के किया ना, इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। जूनियर गेट्स मोर पे ड्यू टू एडिशनल इंक्रीमेंट, एक कोई भी एक जूनियर है उसको ज़्यादा सैलरी मेरी ड्यू टू एडिशनल इंक्रीमेंट अनोन रिक्वायरिंग हायर क्वालिफिकेशन, ये तो ठीक है भाई, मिलेगा ही उसको, मिलेगा। तो 1 और 4 आ रहा भाई हमारी में तो कैलकुलेशन में। देखो 2 पक्का नहीं है मेरे हिसाब से, तो 3 4 हो सकता है। इन दोनों में द लेवल इन द पेमेंट ऑफ द लोअर एंड हायर पोस्ट विच द ड्रॉ पे आर आइडेंटिकल, सीनियर फॉर को प्रमोशन द जूनियर ड्रॉज हायर पे देन द सीनियर, जूनियर जो 4 को करता है अपनी प्रमोशन लीडिंग टू हिज जूनियर बीइंग प्रमोटेड टू द हायर पोस्ट, पहले द हायर पोस्ट, किसी सीनियर ने पहले अपनी जो प्रमोशन है उसको 4 को कर दिया था, जूनियर प्रमोट हो गया था हायर पोस्ट पे, ठीक है, पोस्ट अर्लियर एंड जूनियर ड्रॉज हायर पे देन द सीनियर, हो ही नहीं सकता, ये चीज़ गलत है, मतलब ये चीज़ तो एक तरीके से मतलब ये गलत है, थर्ड गलत है ना, थर्ड 1 और 2 होना चाहिए फिर तो। A junior gets more pay due to additional increment earned on acquiring higher qualification। तो बोलते हैं किस में स्टेपिंग अप मिलेगा, अच्छा तो इसमें स्टेपिंग अप नहीं मिलेगा भाई, इसमें स्टेपिंग अप नहीं मिलेगा, इसमें फॉर को प्रमोशन इसमें मिल सकता है, या फिर लीडिंग टू जूनियर प्रमोटेड टू द हायर पोस्ट अर्लियर, पहले उसको हायर पोस्ट मिल गई और अब जूनियर जो है ड्रॉज हायर पे देन द सीनियर, इसमें भी नहीं मिलेगा, आपने खुद प्रमोशन छोड़ी अपनी, इसमें भी नहीं मिलेगा, 3 और 4 नहीं मिलेगा। Matrix in which the drawer pair are identical. The level in the pay matrix of the lower and the higher posts. The level in the pay matrix, ठीक है, of the lower and the higher posts. Lower post or higher post in which they draw pay are identical. In which they draw pay are identical. The level in the pay matrix, हमारा pay matrix है, उसमें जो level है of the lower and the higher post in which they draw, ये मिल जाएगा stepping up. Both the juniors and the senior government belong to the same, शायद 1 और 2 ही दे देंगे भाई, यही है। Okay, Mr. X has been transferred from station A to station B involving a distance of 1400 किलोमीटर, ठीक है। The transfer however does not necessarily involve continuous travel by road। जहाँ पर भी continuous travel नहीं होता वहाँ पे continuous travel होता है ना, जहाँ पर more than 200 किलोमीटर, तो more than 200, ओके,
तो उस केस में हमें 12 दिन मिलते हैं, अदरवाइज हमें 10 दिन मिलते हैं। ठीक है, 1000 से ऊपर होता था ज्वाइनिंग टाइम, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन फॉरेन सर्विस। कहीं पर आप डेपुटेशन पे चले गए, फॉरेन सर्विस पर चले गए, क्या होगा? Contribution for leave, salary or pension due in respect of the government servant may be paid annually within a month from the end of each financial year. Contribution for leave salary, contribution for leave salary और pension due, ठीक है, कोई भी आपकी जो लीव सैलरी या फिर आपकी जो पेंशन ड्यू है इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट में बी पेड एनुअली, आप इसको एनुअली पे करेंगे विद इन अ मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, मतलब फरवरी में एक तरीके से। लीव सैलरी या फिर पेंशन जो है उसका कंट्रीब्यूशन एक दिन मतलब एक महीना पहले, नॉट श्योर यार इसका। If the deputation on foreign service expires before the end of the financial year, contribution for leave, salary, or pension needs to be paid at the end of foreign service. Okay. Leave, salary, and pension contribution should be paid separately as they are contributable to different heads of accounts. Leave, salary और pension जो है, I think 2 and 3 is the right answer. Okay, a traveling allowance granted by a competent authority to government servant whose duties require him to travel extensively and is drawn all the year round, subject to prescribed condition is called. देखिए, एक कोई भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका जो काम है वो जो है घूमने का इधर उधर से, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है उसको ग्राउंड किया जाता है कम्युनिटी अथॉरिटी के थ्रू, ठीक है, जिसकी ड्यूटी यही कि उसको एक्सटेंसिवली ट्रैवल करना है, ठीक है, स्पेशली जैसे ऑडिटर वगैरह केस में होता है। एंड इज ड्रॉन ऑल द ईयर राउंड, पूरा साल उनको दिया जाता है सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन। कौन सा? तो उसको क्या कहेंगे? डेली अलाउंस है उसका, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग और परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस। मुझे लगता है शायद डेली अलाउंस दिया जाता है उनको यार, है ना। डेली अलाउंस तो उसका खाने पीने का वो सब कुछ होता है। और परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है? पढ़ा था, भूल गए यार। परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ये नहीं होगा। कन्वेंस अलाउंस तो सबको दिया ही जाता है यार, ये भी नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग भी क्या? डेली अलाउंस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग फिर भी होगा यार, ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग ही देंगे उसको। डेली अलाउंस तो खाने पीने का होता है, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये कहता है ड्रॉन ऑल द ईयर राउंड सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस इज कॉल्ड टू कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग। तो नहीं बोलते ना उसको, हम क्या बोलते हैं? डेली अलाउंस ही बोलते हैं यार मुझे, या परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं। हो सकता है पीटी भी हो, ये भी हो सकता है, नॉट श्योर यार। परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस पढ़ा तो था यार, पता। कन्वेंस अलाउंस हो सकता है क्या? ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ऐसा ही होता है यार, ये कोई बात नहीं। डेली अलाउंस होगा क्या? डेली अलाउंस में खाने पीने का होता है उसका। डेली अलाउंस चलो काट देते, नहीं होगा मान लो। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग भी नहीं बोलते उसको, परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको चलो पीटीए दूंगा क्योंकि मैंने पढ़ा था पीटीए, बट आई डोंट नो व्हाट पीटीए इज। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइलेज अलाउंस। उनको माइलेज अलाउंस देते हैं। वेयर ट्रैवल बाय रोड इज इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड सैंक्शन ऑफ द कम्युनिटी अथॉरिटीज अकॉर्डिंग फुल रोड माइलेज अलाउंस मे बी एडमिटेड, दिस इज राइट। टीए by longer route is not admissible in cases where the journey could not be performed by the shortest route because of non-availability of reserved accommodation of entitled class by that route. अगर मान लो आपको वहाँ से नॉन अवेलेबल है, तब भी टीए को बाय लॉन्गर रूट इज नॉट एडमिसिबल, दिस इज राइट, एडमिसिबल नहीं है। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रेवल्स बाय अ रूट विच इज नॉट द शॉर्टेस्ट, ओके, बट इज चीपर, चीपर का कोई मतलब नहीं, सिर्फ शॉर्टेस्ट होना चाहिए भाई। इस माइलेज अलाउंस शुड बी गिवन द शॉर्टेस्ट, रॉन्ग 1 and 2 is the answer. With reference to composite transfer grant, transportation of personal effects up to 6,000 kg by goods train, four-wheeler, wagon, the government servant drawing the pay in the level 6,000 किलो, 6,000 किलो तो दिया जाता है। 6,000 किलो 6 टन का सामान किसको दिया जाएगा? मुझे लगता है शायद 6 to 11। वेल आई एम नॉट श्योर, ये एक्चुअली बड़ा वैसा न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ है। कितना केजी, इसका एक टेबल है पूरा, कितने केजी वाले को कितना दिया जाता है, बट मैं अभी इसको 6 to 11 भरेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट बी एंटाइटल टू हाउस रेंट अलाउंस। इसको एचआरए नहीं मिलेगा भाई, नॉट पे फोकस कीजिएगा। व्हेन ही और शी शेयर्स गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलॉटेड रेंट फ्री टू अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट, व्हेन ही और शी शेयर्स गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलॉटेड रेंट फ्री टू अनदर,
कोई मेरा दोस्त है आके रह रहा है मेरे साथ रेंट फ्री, तो उसको एचआरए नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा यार, दोस्त को किसी को पता ही नहीं चलता है वैसे तो। आ रहा है यार, शेयर कर रहा है लेकिन वो उसके साथ मतलब कंटिन्यूसली। ये तो नहीं पता यार, हस्बैंड वाइफ के केस में तो सुना था। व्हेन हिज और हर हस्बैंड हैज बीन अलॉटेड गवर्नमेंट एट द सेम स्टेशन। ये तो ठीक है, थर्ड वाला तो ठीक है। थर्ड वाला ठीक है, तो या तो 1 2 3 तीनों ही ठीक है, तो दैट मींस सेकंड तो ठीक हो गया। व्हेन ही और शी रिसाइड्स इन गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलॉटेड हस्बैंड एंड डॉटर, ये तो ठीक है, ये दोनों ठीक है यार। ही और शी शेयर्स गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलॉटेड रेंट फ्री टू अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट। जब भी वो शेयर करता है अपना गवर्नमेंट अकोमोडेशन अपना शेयर कर रहा है किसी के साथ, ठीक है, टू अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू हाउस रेंट अलाउंस व्हेन ही और शी शेयर्स गवर्नमेंट अकोमोडेशन। रिजाइड है वहाँ पे, शेयर का तो कोई ऑप्शन नहीं है यार। तो कट मारता हूँ तो 2 और 3 तो है ही नहीं, आंसर में ही नहीं है, तो 1 2 3 होगा फिर। शेयर भी नहीं कर सकते आप एक तरीके से, ठीक है, तब भी नहीं मिलेगा, तो 1 2 3 इज द राइट आंसर। ओके, 44 पर पहुँचते हैं हम। जस्ट आज यार 50 क्वेश्चन ही करेंगे। एज यू कैन सी कि कहाँ हम कितने एंथुजियाज्म से स्टार्ट हुए थे, और नाउ यू कैन लिसन टू माई वॉइस एकदम डाउन होती जा रही है। तो चलिए आज 50 तक ही करेंगे। अगले बार पहुंचते हैं। 44th क्वेश्चन है हमारा। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पेंशनर्स ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स आर द रिवाइज्ड रेट्स ऑफ डियरनेस रिलीफ ग्रांटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 July 2022 एप्लीकेबल? तो किन किन जो कैटेगरी है पेंशनर्स की, कैटेगरी फैमिली पेंशनर्स है, उनको रिवाइज रेट पर डीआर मिलता है, डियरनेस जैसे हमें डीए मिलता है ना, इसी तरीके जो पेंशनर्स होते हैं उनको डियरनेस रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो वो किन किन को मिल रहा है? ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स, रेलवे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, पेंशनर्स हु आर इन रिसीट ऑफ प्रोविजनल पेंशंस एंड सिविल पेंशंस पेड आउट ऑफ द डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स। ये डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स 2 बार आ गया भाई, समझ में जा रहा है डिविल और सिविल एस्टिमेट क्या था ये, हमें इसके बारे में पढ़ेंगे जब, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स, एक्सक्यूज मी, तो बात करें ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स को मिलेगा क्या? ऑल इंडिया सर्विस के जो पेंशन मिलना चाहिए भाई, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं यार, ज़िंदगी लगाते हैं देश के लिए, मिलेगा। रेलवे पेंशनर्स, रेलवे और फैमिली पेंशनर्स मिलना चाहिए भाई। पेंशनर्स हु आर इन रिसीट ऑफ प्रोविजनल पेंशन, इनको हु आर इन रिसीट ऑफ प्रोविजनल पेंशन, ओके ठीक है, एंड पेड आउट ऑफ डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट। मुझे लगता है शायद भाई 1 2 3 4 ही करेंगे इसको बस, ठीक है। Okay, with effect from 1 July 2000, the dearness allowance to employees who continue to draw the pay for, as per the 6th Pay Commission is admissible at the rate of 1 July 2022 से। As per 6th Pay Commission is admissible at the rate of, क्या बोल रहा है ये, with effect from 1 July 2022, हाँ। तो द डियरनेस अलाउंस जो है डीए जो है उनको एम्प्लॉय हु कंटिन्यू टू पे एज पर 6th पे कमीशन में, अभी अभी भी लोग ले रहे हैं, इज एडमिसिबल एट द रेट ऑफ 38% तो हुआ था, लेकिन 38% देंगे नहीं ना यार, वो तो बेचारे 6th पे कमीशन ले रहे हैं अभी। अच्छा जी, तो ये इसका कोई फॉर्मूला होता है यार मेरे हिसाब से, लेकिन इनमें क्या लगाए हम, ना तो कुछ 138% हो तो भी लगा दे आदमी, 381% है, 203%, 212%, कोई फॉर्मूला है आई थिंक, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 46 है, इन टर्म्स ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 2021, अभी अभी नए आए हैं रूल्स, पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। Sanction of which of the following authorities shall be required for instituting departmental proceedings after retirement of a government servant whose appointing authority was subordinate to the president? जो भी उसकी जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो सबॉर्डिनेट है प्रेसिडेंट के, ठीक है। तो उस केस में एज पर दीज पेंशन रूल्स कौन सी जो फॉलोइंग अथॉरिटीज है उनको रिक्वायर्ड है फॉर इंस्टीट्यूटिंग डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, कौन कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट? कौन कर पाएगा? हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यूपीएससी, प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी? टर्म्स ऑफ सीसी पेंशन रूल, अगर मान लीजिए कोई बंदा पेंशन पर चला गया, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलानी है, और उनकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सबॉर्डिनेट टू दी, वो प्रेसिडेंट मतलब उनकी अथॉरिटी नहीं थे, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब ने उनको अपॉइंट नहीं किया था, मे बी जेएस ने किया था या जो और सीनियर ऑफिसर्स उन्होंने किया था। तो उस केस के अंदर कौन जो है इनको ऐसा कर सकता है? तो देखिए एचओडी तो नहीं कर सकता, एचओडी कर भी सकता है, नहीं नहीं एचओडी नहीं करता, एचओडी थोड़ा छोटे हो उस पे लेवल होता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी बड़ी हो जाती है। यूपीएससी के पास हम हर बार थोड़ा केस भेजेंगे यार, नहीं होगा।
प्रेसिडेंट साहब तो यस ऑल इन ऑल है, कर सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कंसर्न्ड, आई डोंट थिंक सो, प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे मेरे हिसाब से, पेंशन जाने के बाद तो, है ना। लेकिन यार ऐसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं, क्या प्रेसिडेंट साहब हर केस को अप्रूव करेंगे क्या? क्या हर एक केसेस को इस तरीके से आप प्रेसिडेंट सर के पास भेजेंगे? नहीं, ये भी फिजिबल नहीं है। देखा जाए तो आप ऑब्वियसली यार पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंदर कितने सारे केसेस होंगे वेयर सच काइंड ऑफ केसेस आर डेल्ट, राइट। तो प्रेसिडेंट नहीं करेंगे यार, नो, आई डोंट थिंक सो, नो 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 नो, प्रेसिडेंट नहीं करेंगे यार। आई थिंक सेक्रेटरी कर देंगे उन मिनिस्ट्री के, ठीक है। हाँ सेक्रेटरी कर सकते हैं ना यार, क्योंकि जब उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट है टू द प्रेसिडेंट, तो यस सेक्रेटरी कर देंगे। ओके, पेंशन एट 50% ऑफ emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial, becomes admissible to a government servant retiring under C second pension rules 2021, other than on ground of bodily or mental infirmity on completion of qualifying services not less than, देखिए वो बोलता है पेंशन एट 50% ऑफ emoluments और एवरेज emolument whichever is more beneficial becomes admissible to a government servant, मतलब जो 50% जो है emoluments पेंशन जो है 50% पर, या फिर उसकी एवरेज emoluments जो है, जो भी उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, जो कि पेंशन रूल्स के अंडर अगर वो बॉडीली और मेंटली इन्फर्मिटी नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्वालिफाइंग सर्विस होने पर, क्वालिफाइंग सर्विस पता है ना 20 साल की होती है, तो नॉट लेस देन 20 ईयर्स होती है। ओके, इन टर्म्स ऑफ रूल 43 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल, अच्छा यहाँ पर ऊपर एक क्वेश्चन आया था यार, कौन सा सीसीएस पेंशन रूल का कोई एक रूल बता रहे थे वो, हम कह रहे थे यार इतने रूल्स कौन पूछता है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये रहा रूल 42 है, ठीक है, तो हमारे पास रूल 43 है यहाँ पर, चलो कोई अलग सा क्वेश्चन है ये तो। यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ रूल 43 ऑफ सीसी पेंशन रूल्स टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन द साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट हु हैज कंप्लीटेड 20 years qualifying service may, giving notice of not less than 3 months in writing, retire from service. Such a notice of voluntary retirement shall require acceptance by the, अच्छा कोई भी जिसने 20 साल के ईयर्स की सर्विस जो है पूरी कर ली है, ठीक है, और वो साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, कोई भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो एज पर रूल 43 जो सीसी पेंशन रूल्स रूल 43 है उसके अकॉर्डिंग उनको 3 महीने का जो नोटिस है, 3 महीने से कम का, लेस देन 3 मंथ्स का नोटिस जो है जरूरी होता है, ठीक है। सच नोटिस ऑफ वॉलंटरी वॉलंटरी रिटायरमेंट शैल रिक्वायर एक्सेप्टेंस, किसको एक्वायर करना होगा? हेड ऑफ ऑफिस को, हेड ऑफ ऑफिस अथॉरिटी नेक्स्ट अबव द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, या सेक्रेटरी या अपॉइंटिंग, आई थिंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर ले यार, बहुत होगा, रूल्स तो है ही उसका। 49 है इन टर्म्स ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 2020-21, whenever DA जो है that rises by 50% the basic with the ceiling on the gratuity will increase by, gratuity पे जो सीलिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी कितनी बाई ग्रेचुटी पे, इन टर्म्स ऑफ जैसे परसेंट जैसे आपका डीए हुआ वो कितना बढ़ जाएगा, सीलिंग है जो ग्रेचुटी इंक्रीज बाय, नहीं यार वैसे वेन एवर डीए जो डीए है अभी लास्ट हुआ था ना ऐसे 2022 में के अंदर, जब डीए जो है बढ़ गया था 50% ऑफ द बेसिक पे, तो जो सीलिंग है ग्रेचुटी की, ग्रेचुटी की जो सीलिंग होती है ओके विल इंक्रीज बाय 20%, 25%, 30%, 40%, पता तो नहीं है यार, फिर भी अक्कड़ बक्कड़ बक्कड़ कर सकते हैं, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिफ्यूजल ऑफ अ पेंशनर टू पे एनी अमाउंट ओड बाय हिम टू गवर्नमेंट, ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रही है रिगार्डिंग रिफ्यूजल ऑफ अ पेंशनर टू पे एनी अमाउंट ओड बाय हिम टू गवर्नमेंट, कुछ पेंशनर है रिफ्यूज कर रहा है भाई मैं तो पैसे नहीं दे रहा, तो बोलते हैं सच अ रिफ्यूजल कैन नॉट बी सेड टू बी मिसकंडक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सीज पेंशन रूल्स, उसको आप जो है मिसकंडक्ट नहीं कह सकते हैं। ओके, द पॉसिबल वे ऑफ रिकवरिंग गवर्नमेंट ड्यूज फ्रॉम सच अ रिटायरिंग ऑफिसर हु रिफ्यूज टू एग्री इन राइटिंग to such dues being recovered from his pension is to delay the final sanction of his pension for some time for persuading him to agree to recovery। okay, ये तो मनाएंगे थोड़ी ना यार। टेक रिकॉर्ड्स टू कोर्ट ऑफ रिकवरिंग गवर्नमेंट ड्यूज, ऐसा कैसे कर लेंगे? रिगार्डिंग रिफ्यूजल ऑफ अ पेंशनर टू पे एनी अमाउंट owed by him to government, such a refusal cannot be said misconduct within the meaning of these pension rules। मिसकंडक्ट तो होगा यार, ये मिसकंडक्ट क्यों नहीं है?
है, मिसकंडक्ट तो है वो, कैनॉट बी सेड द मिसकंडक्ट। सी सस्पेंशन रूल्स के अकॉर्डिंग, पेंशन रूल्स के अकॉर्डिंग ना यार, क्या मिसकंडक्ट नहीं है अगर वो मना करा कि भाई मैं तो नहीं दे रहा? मेरे ख्याल से मिसकंडक्ट तो होना चाहिए, तभी तो हम उससे रिकवर कर पाएंगे। पहला तो गलत है। द पॉसिबल वे ऑफ रिकवरिंग ड्यूज फ्रॉम रिटायरिंग राइटिंग टू सच फाइनल सैंक्शन, ओके, is to delay the final sanction of his pension for some time for persuading him to agree to recovery. Final sanction of his pension, जो भी उसका पेंशन फाइनल सैंक्शन है उसको रोक लो या तो। ओके, टेक रिकोर्स टू कोर्ट ऑफ लॉ फॉर रिकवरिंग गवर्नमेंट ड्यूज। ऐसा भी करेंगे क्या हम, कि हम कोर्ट के पास तो ना जाएंगे यार, छोटा सा केस है यहीं की यहीं फाइनल सैंक्शन रोक लो, अपने आप करेगा। या टेक रिकोर्स टू कोर्ट ऑफ लॉ फॉर रिकवरिंग गवर्नमेंट ड्यूज। अगर ये मिसकंडक्ट, देखो ये दोनों आपस में एंटी, फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि अगर ये मिसकंडक्ट है, अगर ये मिसकंडक्ट है तो हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम वैसे ही अपने तरफ से कर सकते हैं, या फिर 1 और 3 दोनों हो सकते हैं, है ना। चलिए जी, ऑल राइट, सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड 50 क्वेश्चंस। हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए। नाउ वी हैव सम आइडियाज़ कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है देयर आर बीइंग आस्क्ड इन यूपीएससी। तो व्हाट वी कैन डू इज, हमारा जो मेन पर्पस था बिहाइंड दिस रीडिंग ऑफ दीज क्वेश्चंस इज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देयर आर बीइंग आस्क्ड इन द यूपीएससी, राइट। अब हम इसको करके हम क्या कर सकते हैं कि हम जब अपनी बुक्स में जब पढ़ते हैं, वी कैन डू सिलेक्टिव रीडिंग, राइट। हमारा यही पर्पज़ है, हमें ये आइडेंटिफाई नहीं करना है कि ये गलत है या सही है या क्या है, ठीक है। हमें कुछ नहीं देखना है, हमें अभी अपने आप को जज नहीं कर रहा है, हम तो सिर्फ हमने पेपर लिया, सिंपल अपना पेपर जो है अटेम्प्ट करके देखा कितना हो रहा है कितना नहीं। नाउ वी नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चंस हम अपना जो है अपनी प्रिपरेशन करेंगे, राइट। ऑल राइट, विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।